बाजार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहा जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जिसमें हमने देखा कि सामान्य रूप से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और बाजार में वस्तु समरूप होने के साथ वस्तु की कीमत पूरे बाजार में समान होती है। साथ ही एक ऐसा बाजार होता है जिसमें कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार से होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कार्यरत फर्म अल्पकाल में हानि भी उठा सकती है, अल्पकाल में असामान्य लाभ भी हो सकता है और अल्पकाल में सामान्य लाभ भी हो सकता है। परंतु दीर्घकाल में चूंकि फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता है, अतः पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ भी होता है। उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का अल्पकालीन संतुलन कहाँ होता है, किस जगह वह उत्पादन को बंद करना पसंद करती है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और फर्म और उद्योग का संतुलन जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में देखिए फर्स्ट देखिए लाभ की स्थिति। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो देखिए, पहले वीडियो में ये देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। अगर फर्म की एवरेज कॉस्ट इस प्रकार से है यू आकार की और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, एमआर और एमसी यहाँ काटते हैं, तो फर्म का उत्पादन होगा OQ1, कीमत ली जाएगी P2। अब देखिए, यहाँ E है, ये A बिंदु है, तो फर्म को OQ1 उत्पादन में बेचने से प्राप्त होती है Q1E। यानी देखिए, ये रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू। तो वस्तु को बिकती है Q1E पर और वस्तु बनती है AQ1 पर, यानी फर्म को प्रति इकाई AE का लाभ होता है और फर्म को कुल लाभ होता है P1 P2 AE। ये असामान्य लाभ की स्थिति। देखिए कैसे, वस्तु की प्रति इकाई कीमत OP2 या इसको ले सकते हैं Q1E। लागत वस्तु की ये रही Q1A या इसको ले सकते हैं OP1। तो प्रति इकाई लाभ P1 P2 या आप लिख सकते हो AE। कुल लाभ देखेंगे तो आएगा P1 P2 EA। तो देखिए, अल्पकाल में अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है तो अल्पकाल में तो उपभोक्ता जो उत्पादक है उसको ज़्यादा कीमत मिल रही है, लागत कम आ रही है, तो अल्पकाल में फर्म को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ देखिए, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट और एमआर और एमसी जहाँ बराबर होंगे वहाँ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। यहाँ एमआर बराबर एमसी बराबर है, यहाँ उत्पादन की मात्रा। तो फर्म जो उत्पादन है वो उत्पादन फर्म करती है Q1। अब इसमें एक इकाई की लागत आ रही है AQ1 और बेचने से मिल रहा है EQ1, तो प्रति इकाई AE का लाभ है और कुल लाभ जो कि उत्पादन इतना है, तो कुल लाभ होगा P1 P2 EA। इस प्रकार से फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ये असामान्य लाभ है। अब दूसरा देखिए, दूसरी स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति हम कह सकते हैं, या इसको फर्स्ट वाली स्थिति हमने देखी। दूसरी स्थिति देखिए, सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ देखिए, अगर मान लो ऐसी पूर्ण प्रतियोगिता में ये एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, प्राइस है P1, ये एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से जाती मिनिमम से, एम और एम सी बराबर है,
तो Q1 उत्पादन होता है। अब देखिए वस्तु की कीमत क्या है, कीमत है OP1 या आप लिख सकते हो EA, EQ1। ये क्या है, ये EQ1। लागत EQ1 या ये भी लागत OP1। तो लाभ सामान्य, यानी जो वस्तु है वो वस्तु बनी भी EQ1 रेट में। देखिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू, यानी वस्तु जो है एवरेज रेवेन्यू वस्तु का 5 रुपये, एवरेज कॉस्ट भी 5 रुपये। जबकि इससे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, एवरेज रेवेन्यू था 5 रुपये, एवरेज कॉस्ट थी 3 रुपये। फर्स्ट वाले में उसको हमने लिखा नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें देखिए 5 रुपये में ही वस्तु बनती है और 5 रुपये में ही बिकती है। फिर तो ऐसी स्थिति को हम नए लाभ ने हानि की स्थिति नहीं कह रहे हैं, इसको बोलते हैं सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है, कॉस्ट में जुड़ता है मजदूरी प्लस लगान प्लस किराया प्लस रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ। ये लाभ वो लाभ है सामान्य लाभ। जैसे देखिए उत्पादन के साधन है, 5 साधन। भूमि को लगान मिलता है या किराया मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, प्रबंधक को वेतन मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार से जो साहसी है उसको थोड़ा लाभ मिलेगा तो ही वह उत्पादन करेगा, बाकी वह उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि साहसी भी लाभ की भावना से उत्पादन करता है। तो थोड़ा जो लाभ है वो लागत में जुड़ा हुआ होता है। इस कारण से यहाँ 5 रुपये में वस्तु बिकी है, 5 रुपये में ही 5 रुपये में ही बिक रही है, 5 रुपये में बन रही है, तो भी फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है। सामान्य लाभ कौन सा, वह लाभ जो साहसी को उत्पादन में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, या वह लाभ जो लागत में जुड़ा हुआ है। लागत में 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। तो भूमि को हम लगान देते हैं, पूंजी को हम ब्याज देते हैं, श्रम को हम मजदूरी देते हैं, प्रबंधक को वेतन देते हैं। वैसे ही साहसी का कुछ लाभ लागत में जुड़ा हुआ होता है। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो रहे हों तो उस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म काम कर रही है वो अल्पकाल में हानि भी उठा सकती है। तो हानि कब हो सकती है, देखिए हानि की स्थिति, मान लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता में कार्यरत फर्म है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, जैसा पहले अब बताया प्राइस है P1, ये एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम से जारी, MR और MC यहाँ काट रहे, उत्पादन Q1 होगा, इसकी लागत आ रही AQ1। देखिए उत्पादन को बेचने से एवरेज रेवेन्यू है आपकी AQ1, या हम बोल सकते हैं 5 रुपये, जबकि बनाने में खर्चा लगता है लागत EAQ1, एवरेज कॉस्ट है EQ1, या हम कह सकते हैं 7 रुपये। तो प्रति इकाई हानि हो रही EA के बराबर। देखिए क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्म को वस्तु को बेचने से AQ1 राशि प्राप्त हो रही है और वस्तु को बनाने में खर्चा लग रहा है EQ1। तो यानी वस्तु 7 रुपये में बन रही है, 5 रुपये में बिक रही है, प्रति इकाई 2 का घाटा है और कुल इतना उत्पादन कर रहेंगे, तो ये जो हो रही है वो हानि हो रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है, असामान्य लाभ भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उत्पादन का निर्धारण कहाँ होगा, जहां MR बराबर MC हो वहां उत्पादन का निर्धारण होगा। अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से तो हानि होगी, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू हो तो सामान्य लाभ होगा, और एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो तो लाभ होगा, और यह लाभ होगा असामान्य। तो यहाँ क्या है, यहाँ एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है, तो फर्म को प्रति इकाई EA का लाभ हानि है
और कुल हानि फर्म को हो रही है, कुल हानि फर्म को हो रही है P1 P2 EA, ये जो छायांकित भाग है ये फर्म की कुल हानि को हानि को बताता है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है, तो अल्पकाल में फर्म को लाभ भी, असामान्य लाभ भी हो सकता है। फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है, असामान्य लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, और पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यदि फर्म को अल्पकाल में हानि होती है तो फर्म कितनी हानि को सहन करेगी और कहाँ उत्पादन को बंद कर देगी। उस उत्पादन बंद करने के बिंदु को हम शटडाउन पॉइंट के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से यदि एक फर्म उत्पादन बंद कर भी देती है तो उसको स्थिर लागत तो वहन करनी ही पड़ेगी। जो भवन उसने किराए पे लिया है, उत्पादन बंद भी कर देंगे तो भवन का किराया फर्म का लगेगा ही। यदि फर्म के द्वारा उत्पादन बंद भी कर दिया जाता है तो जो पूंजी मशीनों में लगा रखी है उस पूंजी का ब्याज फर्म को देना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि फर्म उत्पादन बंद भी कर देती है तो उसे स्थिर लागतें वहन करनी ही होती है। इस कारण से अल्पकाल में यदि फर्म को हानि होती है, पर अल्पकाल में यदि उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहती है तो फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। क्योंकि अगर वो उत्पादन जारी रखती है, अगर उत्पादन नहीं भी करती है तो उतनी हानि उसको लगनी ही है, पर यदि वो उत्पादन जारी रखती है तो बाजार में उस वस्तु की मांग बनी रहेगी और फर्म के भविष्य में लाभ कमाने की आशा रहेगी। तो जिस स्थान पर कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है वहां तक फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। यदि फर्म को अल्पकाल में वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी कीमत नहीं मिलती है तो फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। तो P बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसे उत्पादन बंद करने का बिंदु या शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। जैसे देखिए, इसको चित्र से समझते हैं। ये एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, कीमत है P1। अब देखिए फर्म की जो है ये, देखिए फर्म की ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखिए उत्पादन हो रहा है, MR और MC यहां काट रहे, उत्पादन हो रहा है Q1। अब इसमें कॉस्ट आ रही है, देखिए कॉस्ट आ रही है फर्म की, वो आ रही है, ये बिंदु है मान लीजिए E, ये A और ये B। अब देखिए यहां फर्म को, अगर वो फर्म उत्पादन जारी रखती है तो फर्म को P1 P2 EA के बराबर घाटा है। पर यदि फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, देखिए ये फर्म को घाटा है, तो अल्पकाल में फर्म हो सकता है उत्पादन जारी रखे पर अंततोगत्वा उसको उत्पादन बंद करना पड़ेगा। पर जब कीमत, फर्म की कीमत जो है वो यहां हो जाती है B बिंदु पर, यानी कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक हो जाती है, तो फर्म के द्वारा उत्पादन को जारी रखा जाएगा। अगर कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम मिलती है, यानी उसको कीमत मिल रही है अगर यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू 1 बराबर मार्जिनल रेवेन्यू 1, तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। क्योंकि ये उत्पादन, यहाँ तक अगर वो फर्म उत्पादन बंद भी कर देती है तो इतनी BE के बराबर हानि तो फर्म को लगेगी, क्योंकि ये स्थिर लागत के बराबर है। तो फर्म उत्पादन कहाँ तक जारी रखेगी? फर्म, देखिए ये स्तर है, यहाँ फर्म उत्पादन AR" तक उत्पादन जारी नहीं रखेगी, क्योंकि यहाँ फर्म को परिवर्तनशील लागत भी नहीं मिल पा रही है। पर B बिंदु पर फर्म को परिवर्तनशील लागत मिल पा रही है, तो फर्म उस बिंदु तक उत्पादन जारी रखेगी जहां तक उसको परिवर्तनशील लागत मिलती रहती है। यदि उसकी कीमत परिवर्तनशील लागत से भी अधिक हो जाती है, मान लीजिए कीमत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाती है, तो फर्म उत्पादन को बंद कर देगी।
क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म को और ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं हैं। तो सामान्य रूप से अगर आपसे ये पूछा जाए कि शटडाउन पॉइंट कहाँ होगा, तो आप लिखेंगे कि जहां P बराबर ABC के बराबर हो जाएगा, इसे उत्पादन बंद करने का बिंदु कहा जाएगा। देखिए, ये एवरेज कॉस्ट इससे भी ज़्यादा होती है, तो फर्म उस स्थिति में उत्पादन जारी नहीं रखेगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम स्थिर लागत बनाते हैं तो हमने बनाया था एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर हमने बनाया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद बनाया था एवरेज कॉस्ट, और यहाँ से बताया था मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ क्या है, फर्म कब तक उत्पादन जारी रखेगी? जब तक उसको परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत मिलती रहेगी तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी, क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन बंद भी करती है तो जो BE है इसके बराबर हानि तो फर्म को उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये स्थिर साधनों के बराबर है। उत्पादन बंद भी कर देगी तो भी फर्म को भवन का किराया देना पड़ेगा, उत्पादन बंद भी कर देगी तो जो पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए शटडाउन पॉइंट कहाँ है, तो आप इसको लिखेंगे P बराबर ABC होता है, वहां एक फर्म का शटडाउन पॉइंट होता है। अब देखिए, फर्म और उद्योग का संतुलन की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग का संतुलन कहाँ होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी, फर्म और उद्योग का संतुलन। तो देखिए, ये उद्योग का संतुलन और दूसरा है फर्म का संतुलन। तो देखिए, उद्योग का संतुलन जिस स्थान पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटेंगे वहां कीमत का निर्धारण होगा और फर्म संतुलन उद्योग संतुलन में होगा। इस उद्योग के संतुलन में फर्म यहाँ होगी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर कीमत P1। अब मान लीजिए उद्योग में वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड D1 हो गई, नया संतुलन E से E1 पर चला जाता है, कीमत बढ़कर P2 हो जाती है, तो इस समय फर्म का जो संतुलन है वो हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू 1 बराबर मार्जिनल रेवेन्यू 1। यदि किसी वस्तु की डिमांड गिर जाती है, डिमांड कर्व D0 हो जाता है, ये D है, ये D' और संतुलन E0 पर आ जाता है, कीमत गिर कर P0 हो जाएगी और P0 संतुलन पर ये हो जाएगा AR0 बराबर MR0। इस प्रकार से फर्म का जो संतुलन है वो फर्म का संतुलन, मान लो ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो यहां फर्म का संतुलन होगा। अब देखिए, इस संतुलन में यदि कीमत नीचे है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां नहीं होगी। अगर इस बिंदु है, इस बिंदु पर फर्म को सामान्य लाभ होगा और इससे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, यदि P2 कीमत मिलती है तो फर्म को क्या होगा, फायदा होगा। तो यहां देखिए, अलग अलग कंडीशन हम कह सकते हैं, ये एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन जो है वो जो हो सकती है, देखिए पहली एक कंडीशन ये है MR/MC यहाँ काट रहा है, दूसरे में MR/MC यहाँ काट रहा है और तीसरे का जो MR और MC है वो यहाँ काट रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फर्म का MR और MC काट रहा है। यदि फर्म Q1 प्रोडक्शन करती है, जो कि ये है Q1 प्रोडक्शन करती है, तो फर्म की देखिए, फर्म की एवरेज कॉस्ट आ रही है, वो एवरेज कॉस्ट आ रही है ऊपर, तो फर्म को इतना घाटा होगा, ये दिख रहा है। इस जगह नया सामान्य लाभ है और इस जगह फर्म को क्या होता है, अगर Q2 प्रोडक्शन करती है फर्म तो फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, और अगर फर्म Q3 प्रोडक्शन करती है तो फर्म को असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो इसको यूं देखेंगे, ये EQ1, ये E1, ये E2। अब देखिए, फर्म जब Q1 प्रोडक्शन करती है तो फर्म को कीमत मिलती है AQ1 और फर्म की लागत आती है EQ1, तो यह फर्म को प्रति इकाई EA का नुकसान होता है। यदि फर्म के द्वारा Q2 प्रोडक्शन किया जाता है तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों यहाँ काट रही है, तो फर्म की
कीमत भी E1 Q2 होती है और फर्म की लागत भी E1 Q2 होती है। तो इस स्थिति में फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में होती है। थर्ड स्थिति में देखिए, फर्म की जो लागत है वो लागत होती है A1 Q3 और फर्म को पैसा मिलता है E2 Q3। तो फर्म को प्रति इकाई ये लाभ होता है असामान्य लाभ, और ये जो हो रही है फर्म को, ये हो रही है हानि। इस प्रकार से उद्योग के संतुलन में अलग अलग फर्म, उद्योग संतुलन में है, उद्योग में डिमांड और सप्लाई बराबर है, उसी समय में कोई फर्म असामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है, कोई फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है, और कोई फर्म हानि की स्थिति में भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। अगर फर्म Q1 प्रोडक्शन, उद्योग में Q1 प्रोडक्शन होता है तो फर्म को EA के बराबर नुकसान की बात दी होती है। अगर औद्योगिक उत्पादन OQ2 है तो फर्म को इस समय नए सामान्य लाभ की स्थिति होती है, और औद्योगिक उत्पादन और ज़्यादा है तो फर्म को असामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है। तो ये अलग अलग कंडीशन डिपेंड करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी भी फर्म का अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार से होता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन संतुलन होता है, किस प्रकार से उत्पादन बंद करने का बिंदु होता है, और साथ ही हमने ये भी देखा कि फर्म और उद्योग का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।